क्वेश्चन बच्चों आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ, अब एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो बच्चों आप इन क्वेश्चन को ज़रूर लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से पढ़िए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, संसाधन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है संसाधन क्या है, यानी संसाधन होता क्या है। तो हमारा उत्तर है पर्यावरण में उपस्थित वे सभी जीवित या अजीवित घटक। हमारे पर्यावरण में वे सभी जीवित या फिर अजीवित घटक जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकता को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और जिन्हें संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि हमारे चारों ओर कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, कुछ भी कोई भी घटक, चाहे वो जैविक भी हो सकता है और अजीवित भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं या फिर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई घटक है जो हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है लेकिन उससे संसाधन बनाने के लिए क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को संसाधन बनाने का जो तरीका होता है, हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है उसे क्या बोला जाता है, प्रौद्योगिकी बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मनुष्य, कार, स्कूल बैग और सड़क, ये क्या है, हमारे संसाधन हैं। समझ में आ गया, ये संसाधन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। अब आपको ये बताना है, संसाधन तो हमको समझ में आ गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो हमारा उत्तर है प्रकृति में उपस्थित वे सभी संसाधन, प्रकृति में उपस्थित वे सभी संसाधन जिन्हें संसाधन बनाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई प्रौद्योगिकी नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो हमारे क्या है, संसाधन है। जैसे मान लो वायु। ठीक है, अब वायु को तो कोई संसाधन बनाता नहीं है। ठीक है, तो वायु क्या है, अपने आप से ये हमें प्रकृति से मिली है। ठीक है, जैसे पानी, पानी को कोई संसाधन नहीं बनाता, तो पानी भी क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, तो प्रकृति में उपस्थित भी सभी संसाधन जिन्हें संसाधन बनाने के लिए किसी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वे स्वयं ही क्या है, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, ये सब कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से ही कैसे हैं, संसाधन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, मानवकृत संसाधन क्या होता है। तो इसका उत्तर है वे संसाधन जिन्हें मानव ने, जिसे मानव ने यानी मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कौशल और धन से संसाधन में परिवर्तित किया। यानी कि पहले ऐसे संसाधन जो पहले संसाधन नहीं थे, ठीक है, लेकिन मनुष्य ने अपना बुद्धि लगाई, अपना दिमाग लगाया, ठीक है, अपना पैसा लगाया और पैसे के दम पे क्या कर दिया, उसे संसाधन बना लिया। ठीक है, जैसे हम अगर हजारों लाखों साल पहले की बात करें तो सोना क्या है, कोई संसाधन नहीं है। सोना चांदी जो धातु है वो क्या है, किसी काम की नहीं थी, लेकिन मनुष्य ने क्या है, उसका उपयोग, अपने उपयोग में उन वस्तुओं को लेने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कौन संसाधन हो गए, मानवकृत संसाधन हो गए। समझ में आ गया मानवकृत संसाधन क्या है। तो वे संसाधन जिन्हें मनुष्य ने अपनी बुद्धि, कौशल और धन से संसाधन में परिवर्तित किया है, कौन सा संसाधन है, वो संसाधन है मानवकृत या फिर मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे इमारत, सड़क, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आने के पूरे चांसेस हैं इसके, क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। हमको ये बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा कौन सा, पहला है जैव संसाधन और दूसरा कौन सा है, अजैव संसाधन। याद रखना है, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो है कौन सा हमारा जैव और दूसरा कौन सा है, अजैव। ठीक है, अब जैव संसाधन क्या होता है, देखो जैव संसाधन मतलब क्या है, जैव मतलब जीवन। ठीक है, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है। कौन संसाधन है, जैव संसाधन। उदाहरण के लिए क्या है, जैसे मनुष्य और पशु। ठीक है, अब अजैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है।
ठीक है। जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है वो कौन सी हैं? जैव संसाधन है। उनमें जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो कौन सी है? अजैव संसाधन है। उदाहरण के लिए यहाँ पे है सड़क, हॉस्पिटल, ये सब कुछ कर लोगे। हमारा इसके बाद वाला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। स्वामित्व के आधार पर आपको बताना है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने उत्पत्ति के आधार पर देखे थे, अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं 4 प्रकार के। ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं और स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक है हमारा व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। याद हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर। क्या है? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो देखिए, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये संसाधन कौन से कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कौन से हैं? नवीकरणीय संसाधन, यानी इनकी कमी कभी नहीं होगी। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी? अनवीकरणीय संसाधन की, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है लेकिन उनका उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। क्या है? आज की डेट में उसका उपयोग बहुत अधिक होता है, तो इसके समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया, यानी कि ये संसाधन समाप्त हो सकते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया अनवीकरणीय क्या है, ठीक है। जो समाप्त नहीं होते हैं उनको नवीकरणीय बोलते हैं, जो समाप्त हो जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। आपको ये बताना है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, ठीक है। तो देखिए, क्या है सतत पोषणीय विकास? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास कैसे हो? विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। पहली बात ये है, विकास कैसा होना चाहिए? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। और क्या? दूसरी बात आपको याद रखनी है, वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। ऐसा नहीं हो, विकास कैसा करना चाहिए, यानी संसाधनों का विकास तो आप करो, लेकिन कैसे करो? पर्यावरण को प्रदूषित मत करो, ठीक है। तो क्या है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, ठीक है, संसाधनों का विकास। दूसरा क्या है? वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की अवहेलना न करें, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? भविष्य में ये संसाधन क्या हो सकते हैं? समाप्त हो सकते हैं। क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में याद करना है, सतत पोषणीय विकास को, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, संसाधनों के दोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे, संसाधनों के अधिक दोहन से वातावरण प्रदूषित होता है। क्या होता है? पहली बात, वातावरण प्रदूषित होता है। दूसरा, वातावरण प्रदूषित होने से मनुष्य कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप 2 पॉइंट याद कर लेना, सबसे पहले कि वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है, और दूसरा, जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है तो मनुष्य क्या है? कई बीमारियों से प्रदूषित हो जाता है, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये मिट्टी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन कौन सी हैं। तो हमारे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी,
काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो आपको नाम याद करने हैं तो वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिए, मैं आपसे अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे उत्तर है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों से हुआ है। किससे हुआ है, बारीक कणों के द्वारा हुआ है। तो आपको याद रखना है, भारत में सबसे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बारीक कणों के द्वारा होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, एजेंडा 21 क्या है। तो देखिए हमारा उत्तर है यह एक घोषणा है। एजेंडा 21 क्या है, एक घोषणा है जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले एजेंडा 21 एक घोषणा जिसे सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, अब हम इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। क्या उद्देश्य था इसका, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करें। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य था और ये इसकी स्थापना थी, तो याद कर लोगे। तो एजेंडा 21 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में ज़रूर इसको याद करके जाएं। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको दोबारा से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आप नोट भी करते जाएं। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको इसके पीडीएफ दे दूंगा, तो आपको लिखने भी नहीं पड़ेंगे, आप सीधा सीधा क्या कर लेना, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा मृदा या फिर भू निम्नीकरण से क्या आशय है। मृदा निम्नीकरण या फिर भू निम्नीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है क्या है, देखिए, मृदा के अवैज्ञानिक प्रबंधन और अनावश्यक इस्तेमाल के कारण, किसके कारण, मृदा के अवैज्ञानिक प्रबंधन और अनावश्यक इस्तेमाल के कारण। अवैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब होता है कि हम ये नहीं देखते, उसको मिट्टी को चेक नहीं कराते हैं कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी आ रही है, अपने मन से ही खाद देते हैं, अपने मन से ही उसकी चाहे जब जुताई करते हैं अपने मन से ही कितना ही पानी उसमें भर देते हैं, तो इसको बोला जाता है अवैज्ञानिक प्रबंधन। ठीक है, तो मृदा के अवैज्ञानिक प्रबंधन और अनावश्यक इस्तेमाल के कारण मृदा की गुणवत्ता में भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक रूप से गिरावट आ जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को भूमि निम्नीकरण या फिर मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। याद कर लोगे मृदा निम्नीकरण। ठीक है, ये सभी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल बच्चों इनको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है हमारा, मृदा निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो मृदा निम्नीकरण के दो कारक कौन कौन से, अत्यधिक सिंचाई है, अत्यधिक रासायनिकों का प्रयोग। ठीक है, तो याद कर लेना। इसके बाद हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद करना है, मृदा निम्नीकरण को दूर करने के उपाय आपको खुद करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, तो क्या है, मिट्टी का कट जाना। क्या है मृदा अपरदन, देखिए क्या है, मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना। क्या है, मिट्टी का कट जाना, बह जाना, उड़कर अन्य स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखिए। आपको ये बताना मृदा अपरदन के दो कारण क्या हैं। तो मृदा अपरदन के दो कारण कौन से, अत्यधिक पशुचारण और वनों की
कटाई। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है? संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक, संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है? तो हमारा उत्तर है संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उनका विकास भी आवश्यक है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।